हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आज हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहली बात, वेव्स क्या होती है? इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। कि मैटर को ट्रांसफर किए बिना एनर्जी को ट्रांसफर करने की जो फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वेव बोलते हैं। तो हम बोल सकता हूं इट इज फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर को ट्रांसफर किए बिना एनर्जी को ट्रांसफर करने की फॉर्म को क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। बेटा आप लोगों ने वेव देखा होगा। देखो मान लेता हूं यहां से ये जो सोर्स है जहां से वेव मेरी जनरेट हो रही है और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है। तो बेटा वेव के अंदर पहले एक हाइट पे जाएगा, फिर इस तरीके से वेव आगे प्रोपोगेट करती है। ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो सबसे मिनिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट वेव के ऊपर, इसको बोलेंगे ट्रफ। तो बेटा ये एक वेव है। और हाइट ऑफ क्रस्ट को मैं क्या बोलता हूं बेटा? एम्पलीट्यूड। या फिर बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ ट्रफ को भी क्या बोल सकता हूं बेटा? एम्पलीट्यूड। कि क्रस्ट की हाइट कितनी ज्यादा है इसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो बेटा वेव के लिए कुछ टर्म्स होती है। सबसे पहली टर्म मैंने क्या बताई? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। बेटा इसके बाद सेकंड टर्म जो होती है वो होती है वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम लोग जनरली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा वेवलेंथ क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है। दो कंसेक्यूटिव बिल्कुल पास वाली क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? वेव लेंथ। या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस को भी क्या बोल सकते हैं बेटा? वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली? इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मींस लगातार, टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा? वेवलेंथ। देखो जब भी वेव एक वेवलेंथ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, मतलब यहां से स्टार्ट हो और घूम के वापस इसी हाइट पे आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि एक ओसिलेशन हो गया। एक क्या हो गया बेटा? ओसिलेशन हो गया कि वेव एक कंप्लीट हो गई। या फिर वेव यहां से स्टार्ट हो जीरो से और दोबारा से जीरो वाले पॉइंट पर ही आ जाए, यहीं पे आ जाए, तो ये भी एक वेवलेंथ हो गई। और बोलूंगा कि जब एक वेवलेंथ वेव ने ट्रेवल कर ली है तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, इसकी एक पीरियड इसका एक कंप्लीट हो गया। बेटा इसके बाद थर्ड जो टर्म आती है वो होगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? कि वेव ने एक ऑसिलेशन करने के लिए, मतलब एक वेवलेंथ ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टाइम पीरियड। मैं बोल सकता हूं कि इट इज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम वेव ने लगाया। अब देखो बेटा टी क्या है? टाइम पीरियड। अब मैं बोल रहा हूं कि टाइम पीरियड क्या है बेटा? कि एक लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अब बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं बोल सकता हूं बेटा टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू बेटा कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी? लैम्डा डिस्टेंस। लैम्डा अपॉन स्पीड ऑफ वेव को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? सी से। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? लैम्डा अपॉन सी।
यहां पर c क्या है बेटा, इट इज स्पीड ऑफ वेव, कि वेव जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो ये टाइम पीरियड और वेवलेंथ में रिलेशन आ गया। इसके बाद फोर्थ जो टर्म होती है बेटा होती है फ्रीक्वेंसी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रीक्वेंसी इसको म्यू से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा कि यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब कि 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में या फिर 1 आवर में, जनरली किस में लेंगे 1 सेकंड में, कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस वेव ने बना दिए। इस नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड के अंदर वेव ने कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर दिए। अब देखो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि कितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि ऑसिलेशंस इन टी टाइम, टी यहां पे क्या है बेटा, टाइम पीरियड, टी टाइम में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए बेटा, एक ऑसिलेशन, इट विल बी इक्वल टू 1। और हमें कितने क्या निकालना है बेटा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम। तो मैं बोल सकता हूं बेटा कि ऑसिलेशंस इन 1 यूनिट टाइम या फिर यूनिट टाइम, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी। और बेटा बाय डेफिनेशन ऑसिलेशंस इन यूनिट टाइम, इसी चीज को मैं क्या बोलता हूं, फ्रीक्वेंसी। तो मैं बोल सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। दिस इंप्लाइज बेटा टी की वैल्यू यहां से पुट करूंगा लैम्डा अपॉन सी, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। बेटा नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा वेव नंबर क्या होता है कि यूनिट लेंथ में, 1 यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर में, या कभी कभी बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में, जनरली किस में बोलेंगे बेटा 1 मीटर में, कि यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ आई, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वेव नंबर। या फिर कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए, तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन यूनिट लेंथ। बेटा इस बार क्या है, यूनिट लेंथ हम लोगों ने ली है, इसको बोलेंगे वेव नंबर। अब ये बताओ बेटा कि तो वेव नंबर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। बेटा ये वेव नंबर का फॉर्मूला होगा, वेव लेंथ का इनवर्स। बेटा देखो लैम्डा डिस्टेंस के अंदर, लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ डिस्टेंस के अंदर कितने ऑसिलेशंस होते हैं, एक ऑसिलेशन। तो इसका मतलब ये है बेटा कि 1 यूनिट डिस्टेंस के अंदर, 1 यूनिट डिस्टेंस में कितने ऑसिलेशंस होंगे, 1 अपॉन लैम्डा ऑसिलेशंस होंगे। और ये 1 यूनिट डिस्टेंस में जितने ऑसिलेशंस हो उसी को मैं क्या बोलता हूं बेटा, वेव नंबर। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा मेरे पास आ गया। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम। बेटा एक्चुअली स्पेक्ट्रा क्या होता है, ये हमें बताता है कि किसी भी एटम से अगर आप एनर्जी का ट्रांजिशन देखें तो एटम के अंदर से बेटा कौन कौन सी वेवलेंथ उसके अंदर से निकली, या एटम ने कौन कौन सी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये जो वेवलेंथ्स हैं बेटा, इन सब की बैंड को या इन सब के ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा बेटा, स्पेक्ट्रा। आपको समझ आया होगा, दोबारा बताता हूं कि एटम ने कौन कौन सी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब किया है, या फिर कौन कौन सी एनर्जी की रेडिएशन को, कौन कौन सी वेवलेंथ्स को एटम ने एमिट किया है अपने अंदर से, तो उन सब के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, स्पेक्ट्रा बोलता हूं। 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं बेटा, फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो मान लेता हूं मेरे पास कोई भी एटम है,
सबसे पहले उसने हीट को एब्जॉर्व कर लिया और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम के वो हायर लेवल के अंदर पहुंच गए। अब वो हायर लेवल के अंदर पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमने उसको अलग रख दिया। धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल में पहुंच चुके थे वो इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे लोअर लेवल्स के अंदर, एनर्जी को बाहर छोड़ते जाएंगे। और जिस एनर्जी की वेवलेंथ को उन्होंने बाहर छोड़ा, एमिट किया, तो हम उस स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। पहले एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर धीरे धीरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जीज में आएंगे और साथ साथ में डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट करेंगे। और इस स्पेक्ट्रम को, उन वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम बनेगा, जो ग्रुप बनेगा, उनको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। मान लेता हूं जैसे मेरे पास ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस, और ये डिफरेंट एटम के क्या है बेटा? लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स। अब मान लो मेरे पास यहां पे इलेक्ट्रॉन था स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी सप्लाई करी, ये कहां पहुंच गया बेटा? किसी हायर एनर्जी लेवल के अंदर। और जब एटम इस हायर एनर्जी लेवल से इससे नीचे वाले में आएगा तो कुछ एनर्जी बाहर छोड़ देगा। इस वेवलेंथ को हम नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद और लोअर में आएगा तो फिर से कुछ एनर्जी को छोड़ देगा। तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हुई, एमिट मतलब कि बाहर निकली एटम से, इसको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। बेटा पहला स्पेक्ट्रा क्या होता है? एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी और टेक्स हीट एनर्जी एंड जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स goes to higher energy levels और इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स में चले गए। उसके बाद जब वो वापस नीचे आएंगे ग्राउंड स्टेट में, तो जब वापस नीचे आएंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की एनर्जी को एमिट करेंगे और इसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलूंगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। सो मैं बोल सकता हूं ऑन कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, on coming back to ground state, they emit radiations of different wavelengths, of different wavelengths। और बेटा ये जो डिफरेंट वेवलेंथ प्राप्त हुई हमें, इन्हीं सबको हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज कॉल्ड, दिस कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ, दिस ग्रुप ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एमिशन। बेटा सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर लेवल के अंदर होगा। हमने इसको कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी, तो बेटा वेवलेंथ की रेडिएशन इसके ऊपर पड़ी तो ये कहां चला जाएगा? इसको एनर्जी मिल गई, हायर लेवल में जाएगा। कब जाएगा? जब इसने एनर्जी ले ली, एक्सेप्ट कर ली, और फिर दोबारा से इसके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ी λ2 वेवलेंथ की, तो ये कहां चला जाएगा बेटा? और हायर लेवल में। तो इस बार ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा लोअर से हायर लेवल में जाते टाइम। तो इस स्पेक्ट्रा को मैं क्या बोल लूंगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और जब ये एनर्जी रेडिएशंस को एमिट करेगा तो क्या बोलूंगा? एमिशन स्पेक्ट्रा। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स jump from lower level of energy to higher level, lower level of energy to higher level, and absorbs radiation of different wavelengths,
डिफरेंट वेवलेंथ। बेटा इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जनरली देखो बेटा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में से किसको हम जनरली प्रीफर करते हैं, किसको पढ़ना आसान होता है बेटा? एमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ना आसान होता है। क्यों आसान होता है बेटा? देखो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मान लो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूंगा, हम एटम को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम था और बिल्कुल फिक्स एनर्जी की वेवलेंथ में इस पे डालूंगा λ1 की, तो ही एटम हायर लेवल के अंदर जाएगा। अगर इससे ज्यादा में कर दिया, इससे कम में कर दिया, तो बेटा प्रॉपर मेरे पास स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। या फिर अगर मैंने इसको सिंपली हीट कर दिया, तो हीट करने में बेटा मुझे नहीं पता लगेगा कि इसने किस एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, ये इससे हायर लेवल में पहुंच गया या उससे भी हायर लेवल में पहुंच गया, मैं कुछ भी इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक बार मैंने एटम को हीट कर दिया काफी सारा और उसके इलेक्ट्रॉन्स को हायर लेवल्स में पहुंचा दिया, उसके बाद मैंने एटम को रख दिया, तो बेटा बिल्कुल फिक्स है कि एटम सबसे पहले जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर से उससे लोअर में आएंगे और उससे लोअर से उससे नेक्स्ट लोअर में, और फिर इस तरीके से करते करते अपनी ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा मेरे पास एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम बन के आएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो उसको पढ़ना इजी है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसीलिए एमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग प्रीफर करते हैं। बेटा नेक्स्ट एक टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। बेटा ऐसी वेव्स जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसके साथ प्रोपोगेट करें, उन वेव्स को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैं बोल सकता हूं कि वेव्स which travels with electric field and magnetic field along with it, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल कर रहे हैं along with it, तो ऐसी वेव्स को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से ट्रेवल करते हैं इस वेव के साथ? जिस डायरेक्शन के अंदर मेरी वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, उस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर दोनों ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एंड परपेंडिकुलर to direction of propagation of wave and also perpendicular to each other। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा कि मान लो मेरी वेव जो है वो इस डायरेक्शन में, ये जो एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा? प्रोपोगेट कर रही है वेव, यहां से स्टार्ट हुई है। और बेटा जो इसके साथ में क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ट्रेवल करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स बनेगी वो कैसे बनेगी? वाई एक्सिस के अंदर। मान लो ये जो एक्सिस है बेटा, ये वाली एक्सिस क्या है? वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगी एक्स एक्सिस की, जिस डायरेक्शन में ये वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है उससे परपेंडिकुलर क्या चलेगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव जो चलेगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव चलेगी वो कहां चलेगी बेटा? बिल्कुल जेड एक्सिस के अनुरूप। तो मैं बोल सकता हूँ जेड एक्सिस जो होगी वो कैसे होगी बेटा? इस तरीके से जेड एक्सिस होगी। तो वो जो वेव चलेंगे वो कैसे चलेंगी? इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस वेव की डायरेक्शन की, वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होंगे, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। कि मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव है वो वाई एक्सिस के अंदर ऑसिलेट कर रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वेव होगी वो जेड एक्सिस के अंदर की अलोन प्रोपोगेट करेगी।